हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फेराडे फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिया था। आज हम फेराडे सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। और फेराडे सेकंड लॉ को डिस्कस करने से पहले हमको एलिमेंट्स और आयंस के इक्विवेलेंट मासेस डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट मासेस पर ही फेराडे सेकंड लॉ बेस्ड है। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? द इक्विवेलेंट मास ऑफ equivalent mass of any element or ion is equals to atomic mass divided by valency कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, equivalent mass of aluminium or Al plus 3 is 27 divided by 3, because of atomic mass of aluminium is 27 and valency of aluminium is 3, therefore 9 is the equivalent mass of aluminium. Similarly, equivalent mass of कॉपर और कॉपर प्लस 2, क्योंकि जो एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास होगा वो इसके आयन का होगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, तो Al प्लस 3 का भी एटॉमिक मास 27 होगा, क्योंकि एटॉमिक मास तो न्यूक्लियस के मास से लिया जाता है। तो किसी भी एटम में जब कोई भी एटम जब आयन में कन्वर्ट होता है तो उसका एटॉमिक मास चेंज नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं होता है। कॉपर का जो एटॉमिक मास है, कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5 डिवाइड बाय 2, तो इट्स कम्स आउट 31.75। सिमिलरली, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर और सिल्वर आयन is equals to 108 divided by 108। तो ऐसे एलिमेंट और आयन जिनका वैलेंसी 1 है तो उनका इक्विवेलेंट मास और एटॉमिक मास सेम हो जाएगा। और सेकंड टर्म है ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट। व्हाट यू मीन बाय इक्विवेलेंट? तो इक्विवेलेंट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट है बेसिकली मास इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। बिल्कुल मोल का फॉर्मूला लिखते थे हम। मोल में हम क्या लिखते थे? गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। मोल का फॉर्मूला हम ये लिखते थे। मोल क्या है? व्हाट इज मोल? तो मोल में लिखेंगे हम एटॉमिक गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास, आप ध्यान देना, देयर इज टू डिफरेंट टर्म। यहां पर ये दो डिफरेंट टर्म है, इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट। ये दो अलग अलग टर्म है, ये दोनों एक जैसी टर्म नहीं है। जैसे मोलिकुलर मास और मोलिकुलर मास एंड मोल सेम है? नहीं। मोल and molecular mass, these are two different concepts and these are two different terms. Similarly, equivalent mass and equivalent both are different terms. Equivalent mass, what is equivalent mass? Equivalent mass is the atomic mass divided by valency. Atomic mass of element or ion divided by valency. While equivalent is given mass in gram
given mass in gram divided by equivalent mass. Now aluminium, copper and silver. What is equivalent mass? Equivalent mass of, पहले एटॉमिक मास लिख देते हैं, टेबल बना रहा हूं मैं. एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27, 63.5, 108. Now valency is 3, 2, 1 and then equivalent mass. Equivalent mass of aluminium is 9, 31.75 and 108. ये मैं यहीं लिखा रहने देता हूं. तो यहां से आपको, और अब सपोज करो, और इक्विवेलेंट, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास. मोल given mass in gram divided by atomic mass. And third, equivalent mass is equals to atomic mass डिवाइड बाय वैलेंसी. ये 3 डिफरेंट फॉर्मूले हमने अभी डिस्कस किए. अब हम रिलेशन देखते हैं मोल और इक्विवेलेंट में. तो इसमें सपोज करो मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम के जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में लिखेंगे तो वो 1 मोल के बराबर आ जाएगा. तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम एल्यूमिनियम किसके बराबर आ जाएगा? 1 मोल के बराबर आ जाएगा. 27 ग्राम एल्यूमिनियम, क्योंकि एटॉमिक मास भी वही है और उतने ही ग्राम लिया, यानी मैंने एल्यूमिनियम का 27 ग्राम लिया, तो हम क्या बोलेंगे? ये किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है. अब मैंने सेकंड 9 ग्राम एल्यूमिनियम लिया, तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम लिया, तो इसमें मोल फाइंड आउट करो. तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो मेरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इन 9 ग्राम सैंपल. ठीक है, तो मोल का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास इन ग्राम. तो एल्यूमिनियम का मास कितना गिवन है? 9 ग्राम, एंड उसका एटॉमिक मास कितना है? 27, तो 1/3 मोल. तो देयरफॉर इट इज 1/3 मोल. तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम में 1/3 मोल होगा. और अब अगर मैं बोलूं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं यहां लिख रहा हूं, फाइंड आउट
total number of equivalent in 9 ग्राम एल्यूमिनियम और Al+3 एक ही बात है। मैंने क्या कहा कि जब एटम आयन में कन्वर्ट होता है तो उसके एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट मास में कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियस तो वही रहने वाला है। तो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये रहा, अब ये बोर्ड पे लिखा हो। इक्विवेलेंट क्या है? गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो अब मैं इसका क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं। तो इक्विवेलेंट कितने आ गए? इक्विवेलेंट आ गया गिवन मास इन ग्राम 9 ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास ये रहा, दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, इट्स कम्स आउट 1 इक्विवेलेंट। तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम में कितना इक्विवेलेंट होगा? 1 ई स्टैंड कर रहा है इक्विवेलेंट को। तो मैं बोल सकता हूं 9 ग्राम एल्यूमिनियम में कितना है? 1 इक्विवेलेंट है। यानी 9 ग्राम एल्यूमिनियम में मोल पूछे तो कितने हो गए? 1/3 मोल। और अगर इक्विवेलेंट पूछे तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम में मोल पूछे तो 1/3 मोल। और 9 ग्राम एल्यूमिनियम में उसने क्या पूछा? फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो 1 इक्विवेलेंट है, इसमें 1 इक्विवेलेंट है। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इससे मैं एक रिलेशन एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अब मैंने कॉपर का एग्जांपल ले लिया, तो मेरे पास कॉपर का 63.5 ग्राम है। 63.5 ग्राम मेरे पास कॉपर है या कॉपर+2 है, एक ही बात है, ठीक है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल, क्योंकि कॉपर का जो एटॉमिक मास है उसके बराबर ही हमने ग्राम लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिया 31.75 ग्राम कॉपर और कॉपर+2, तो ये कितना आ जाएगा? तो इसमें मेरे को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। 31.75 ग्राम कॉपर में मेरे को 31.75 ग्राम कॉपर में मुझे क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल का फॉर्मूला वही हो गया। मोल का फॉर्मूला क्या हो गया? गिवन मास इन ग्राम, ये गिवन मास इन ग्राम, ये गिवन है अपन को, और डिवाइड बाय एटॉमिक मास 63.5, तो इट्स कम्स आउट 1/2। तो ये 1/2 मोल के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? 1/2। तो कुल मिला के ये हुआ कि अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ equivalent in 31.75 ग्राम कॉपर और कॉपर+2 आए, ठीक है। तो मैं इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ये रहा इक्विवेलेंट क्या है? गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दूंगा, ये वैल्यू डाल ही रहा हूं। इक्विवेलेंट इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम, 31.75 ग्राम हमको क्वेश्चन में गिवन है। इक्विवेलेंट मास एल्यूमिनियम का ये है, सॉरी कॉपर का ये है, तो ये आ गया 1 इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब मेरे पास 31.75 ग्राम ऑफ कॉपर में नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो 1/2 मोल, और इक्विवेलेंट पूछा तो कितना हुआ? 1 इक्विवेलेंट। इन दो एग्जांपल से हम एक कंक्लूजन क्लियर करते हैं। नंबर 1 कंक्लूजन, तो अगर हम जिस तरह से किसी एटम के एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो वो 1 मोल के बराबर आ जाएगा। एल्यूमिनियम का 27 ग्राम 1 मोल के बराबर, कॉपर का 63.5 ग्राम 1 मोल के बराबर, सिल्वर का 108 ग्राम 1 मोल के बराबर। इसी तरह से ये देखो आप 9 ग्राम 1 इक्विवेलेंट के बराबर है, ये 9 ग्राम। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना है? एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9 ग्राम, सॉरी एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9 है,
तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम 1 इक्विवेलेंट के बराबर है। इसी तरह से कॉपर का मैंने 31.75 ग्राम लिया, कॉपर का मैंने 31.75 ग्राम लिया, तो जब मैं कॉपर का 31.75 ग्राम ले रहा हूं तो वो किसके बराबर आ रहा है? वो आ रहा है 1 इक्विवेलेंट के बराबर। तो ये कंक्लूजन आ गया कि अगर हम किसी एटम और आयन के इक्विवेलेंट मास को ग्राम में लिख दें तो वो 1 इक्विवेलेंट के बराबर है। यानी 9 ग्राम एल्यूमिनियम 1 इक्विवेलेंट, कॉपर का 31.75 ग्राम 1 इक्विवेलेंट, सिल्वर का 108 ग्राम 1 इक्विवेलेंट। अब इन कंक्लूजन से ये दो क्वेश्चन है, इनसे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम का केस में 1 इक्विवेलेंट 1/3, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम और Al+3 एक ही बात है। तो इसका जो एल्यूमिनियम का जो 1 इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर है? 1/3 मोल। और इसी तरह से कॉपर का 1 इक्विवेलेंट किसके बराबर है? 1/2 मोल। तो हम एक कॉमन कंक्लूजन पर आ गए। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है? एल्यूमिनियम का वैलेंसी है 3, तो 1 इक्विवेलेंट में 1/3। कॉपर का वैलेंसी कितना है? 2, कॉपर की वैलेंसी कितना है? 2, तो 1 इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 मोल। इट मींस जो कंक्लूजन हमारे सामने आया वो ये आया कि किसी भी एलिमेंट और आयन के 1 इक्विवेलेंट में जो टोटल मोल होंगे वो 1/वैलेंसी होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी एलिमेंट और आयन इज इक्वल्स टू 1/वैलेंसी। तो अगर हमको ये एक बार माइंड में कंसेप्ट तो क्लियर कर दिया, पर अगर ये फॉर्मूला हमको डायरेक्ट याद है तो हम ज्यादा फास्ट आंसर निकाल पाएंगे। जैसे आपने देखा एल्यूमिनियम का 1 इक्विवेलेंट में कितने? 1/3 मोल। कॉपर के 1 इक्विवेलेंट में कितने मोल? 1/2 मोल। सिमिलरली ऑक्सीजन, अब यहां कोई भी एटम हो, ऑक्सीजन का 1 इक्विवेलेंट 1/2 मोल के बराबर हो जाएगा। सल्फेट का 1 इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 मोल। नाइट्रेट NO3- वैलेंसी 1 इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? 1/1, मतलब 1 मोल के बराबर ही हो जाएगा। तो ये आप इस फॉर्मूले से ये तेजी से ये रिलेशन निकाल लेंगे। लेकिन जब मैं ये डायरेक्ट लिखता हूं तो स्टूडेंट पूछते हैं सर ये कैसे आया, तो मैंने क्लियर कर दिया। अब मैंने जैसे मेरे पास Al+3 है, एल्यूमिनियम है। अब मैं Al+3 का 1 मोल है मेरे पास। 1 मोल क्या है मेरे पास? 1 मोल Al+3 है। तो इसको मैं 3 मोल इलेक्ट्रॉन दूंगा E-, तो ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। वी हैव 1 मोल Al+3, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 मोल न्यूट्रल एल्यूमिनियम। मतलब ये हुआ कि ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर रहा है, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स मींस
3 फेराडे। ये मैं प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुका हूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फेराडे के बराबर होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो टोटल चार्ज होता है वो होता है 96487, जिसको अपन राउंड अप करके 96500 कूलम लेते हैं। तो 1 फेराडे इक्वल्स टू, हम यहां क्या ले रहे हैं, 96500 कूलम, और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज है। इसी तरह से अगर मैंने इसकी जगह 1/3 मोल Al+3 लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन लूंगा? 1 मोल Al+3 को न्यूट्रल करने के लिए 3 मोल चाहिए, तो 1/3 को कितना चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, और 1/3 एल्यूमिनियम। 1/3 मोल Al+3 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है, तो मेरे को चाहिए 1 फेराडे। और ये देखें आप, ये किसके बराबर है? 1 इक्विवेलेंट। जस्ट अभी डिस्कस किया हमने कि 1/3 मोल किसी भी एटम और आयन का 1 वैलेंसी मोल, जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो 1/3 मोल एल्यूमिनियम और Al+3 इज 1 इक्विवेलेंट। तो मैं इसको अब दो तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये क्या है? दिस इज द 1/3 मोल Al+3। पर अगर मैं इक्विवेलेंट के टर्म में इसको बोलूं तो ये हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम। ये हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो एक और एग्जांपल में हम ये ले रहे हैं कॉपर। 1 मोल कॉपर +2 को न्यूट्रलाइज करूंगा तो मैं दूंगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन गया, और ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो गया? 2 फेराडे। यानी 1 मोल कॉपर +2 आयन को 1 मोल कॉपर +2 आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? 2 फेराडे। अब मैं आ जाऊं 1/2 मोल कॉपर +2, तो मैं दूंगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1/2 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, न्यूट्रलाइज होगा, रिलीज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर 1 मोल कॉपर +2 को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाफ मोल कॉपर +2 को कितना चाहिए? 1 मोल। और यहां पर फिर क्लियर करूं, हाफ मोल कॉपर किसके बराबर है? हाफ मोल कॉपर इज 1 इक्विवेलेंट, और 1 मोल इक्वल्स टू 1 फेराडे। तो आप इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करो। मैंने बिल्कुल पैरेलल लिखा हुआ है, यानी 1 इक्विवेलेंट को डिस्चार्ज करने के लिए, 1 इक्विवेलेंट को डिस्चार्ज करने के लिए हमको क्या चाहिए है? 1 फेराडे। 1 इक्विवेलेंट को डिस्चार्ज करने के लिए हमको क्या चाहिए? 1 फेराडे। यानी ये कितना? 1/3 मोल एल्यूमिनियम किसके बराबर है? 9 ग्राम के। अभी जस्ट पढ़ा चुका हूं मैं। तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम को, जो कि 9 ग्राम एल्यूमिनियम किसके बराबर है? 1 इक्विवेलेंट के बराबर है। 1 इक्विवेलेंट, जिसको मैं E कह रहा हूं। उसी तरह से 27 हाफ मोल कॉपर का मतलब क्या हुआ? 31.7 ग्राम कॉपर +2 आयन है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 1 हमेशा ये ध्यान रखो। अब ये कॉमन टर्म बन गई कि कहीं पर भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास पर्टिकुलर एलिमेंट का 1 इक्विवेलेंट है, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए हमारे को कितना
इक्विवेलेंट चाहिए तो 1 इक्विवेलेंट चाहिए। हमको कितना इक्विवेलेंट चाहिए? 1 इक्विवेलेंट चाहिए। मैंने इधर लिखा है 1 मोल Al+3, इधर लिखा 1/3 मोल Al+3। थोड़ा सा मैं ये 1/3 Al+3 इसको मैंने कितना दिया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ? 1/3 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ। तो ये 1/3 है और इधर ये 1 मोल Al+3 है, ये 1 मोल Al+3 है। तो ये कितना ग्राम हुआ? ये 9 ग्राम हुआ। और 9 ग्राम किसके बराबर है? 9 ग्राम इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट को मैं क्या लिखता हूं? 1e, 1 इक्विवेलेंट को। और ये क्या है? ये तो था 3 फेराडे और ये है 1 फेराडे। और ये कितना है? 1 इक्विवेलेंट। इज इट क्लियर? तो ये 1/Al+3 1 इक्विवेलेंट है और 1 इक्विवेलेंट को 1 फेराडे चाहिए। तो हमेशा आप ये माइंड में सेट कर लो, कंसेप्ट सेट कर लो कि किसी भी एलिमेंट और आयन का जब 1 इक्विवेलेंट डिस्चार्ज होता है तो हमको कितना अमाउंट चाहिए? हमको अमाउंट चाहिए 1 फेराडे चार्ज। तो 1 फेराडे चार्ज से क्या होगा? 1 इक्विवेलेंट अमाउंट रिलीज होगा, न्यूट्रलाइज होगा, डिस्चार्ज होगा। अब जान दो आप, मैं 3 वोल्टिक सेल है मेरे पास 3 वोल्टिक सेल है। और वोल्टिक सेल क्या होता है? जैसे गैल्वेनिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Galvanic cell is the example of electrochemical cell. Similarly, voltaic cell is the example of electrolytic cell. अब हमारे पास इसमें ये एनोड कैथोड डाले हुए हैं। की लगी हुई है, बैटरी, और तीनों को हमने सीरीज में लगा रखा है। तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। फर्स्ट के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो एल्यूमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 सेकंड में कॉपर सल्फेट है, थर्ड में सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3। अब मैंने तीनों में इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पास की। तीनों में मैंने क्या किया? इन तीनों वोल्टिक सेल में इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पास की। यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी इस वोल्टिक सेल में, जितनी इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पास हो रही है, उतनी इसमें पास हो रही है, उतनी इसमें पास हो रही है। और तो क्या होगा? रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर आयंस डिस्चार्ज होंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक कैथोड पर क्या होगा? यहां एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, यहां कॉपर डिपॉजिट होगा, यहां सिल्वर डिपॉजिट होगा। एक कैथोड पर कौन डिपॉजिट होगा? डिपॉजिटेड मेटल एक कैथोड। देखिए आप, सपोज करो मैंने 1 फेराडे चार्ज पास किया, यानी मैंने यहां पर एक्सटर्नल सर्किट में 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किए। कितने? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स
पास हो गया। कहां पर? इस एक्सटर्नल सर्किट में। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास होने का मतलब क्या हुआ? 1 फेराडे चार्ज पास हुआ, मतलब 96500 कूलॉम चार्ज पास हुआ, मतलब रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। 1 इक्विवेलेंट एलिमेंट और आयन डिस्चार्ज होंगे। तो मैंने ले लिया कि मैंने यहां से यहां तक क्या किया है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर 1 फेराडे पास किया है। 1 फेराडे पास हो गया। तो जैसे 1 फेराडे पास हुआ एक्सटर्नल सर्किट में, तो यहां पर एल्यूमिनियम का कितना डिपॉजिट होगा? 1 इक्विवेलेंट। कॉपर का भी कितना होगा? 1 इक्विवेलेंट। सिल्वर का भी कितना होगा? 1 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वाइज तो सेम होंगे क्योंकि हमने एक्सटर्नल सर्किट में 1 फेराडे चार्ज पास किया है, ठीक। लेकिन मास डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि एल्यूमिनियम का जो मास है, तो अब क्या हो जाएगा? मास डिपॉजिटेड। तो एल्यूमिनियम का मास कितना डिपॉजिट होगा? 9 ग्राम। इसका कितना हो जाएगा? 31.75 ग्राम। इसका, क्योंकि सबके एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इक्विवेलेंट मास भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो आप देख लो, जिसका इक्विवेलेंट मास की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि फेराडे लॉ मास डिपोजिशन पर ही है, चाहे फर्स्ट लॉ हो चाहे सेकंड लॉ हो। दोनों के दोनों जो लॉज हैं, वो दोनों के दोनों लॉ बेसिकली मास डिपोजिशन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ तो बोलता है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, लेकिन अब यहां पर एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर 3 अलग अलग मेटल्स हैं। तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ने इक्वल करंट पास की, इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पास की, मतलब इक्वल चार्ज पास किया। तो तीनों के इक्विवेलेंट तो सेम डिपॉजिट होंगे, क्योंकि 9 ग्राम एल्यूमिनियम 1 इक्विवेलेंट के बराबर है, 31.75 ग्राम कॉपर 1 इक्विवेलेंट के बराबर है। तो ये तो हुआ एल्यूमिनियम, ये हुआ कॉपर, ये हुआ सिल्वर। तो अब मैं अगर चार्ज को हाफ कर दूं, 1 फेराडे की जगह, जस्ट लिखूंगा नहीं, आप ध्यान से सुने, 1 फेराडे की जगह हाफ फेराडे पास करूं, कितना किया? हाफ फेराडे करूंगा, तो यहां पर कितना डिपॉजिट हो जाएगा? 9.2 ग्राम। 31.75 डिवाइड बाय 2 ग्राम, 108 डिवाइड बाय 2 ग्राम। आपको समझ में आ गई मेरी बात? मैंने क्या कहा? अगर मैंने यहां 1 फेराडे की जगह हाफ फेराडे पास किया, तो हाफ फेराडे पास करूंगा तो क्वांटिटी भी, तो डिपॉजिट होने वाली क्वांटिटी भी हाफ हो जाएगी। ये तो फर्स्ट लॉ कह रहा था, ठीक है। और क्योंकि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो मैंने तो अभी 1 फेराडे पास किया है, तो 1 फेराडे से आपको क्लियर हो गया कि तीनों के 1 इक्विवेलेंट पास हो गए। हाँ, अगर हाफ फेराडे करूंगा तो इसका भी हाफ इक्विवेलेंट, इसका भी हाफ इक्विवेलेंट, इसका भी हाफ इक्विवेलेंट। अगर 0.1 फेराडे पास करूंगा तो यहां पर भी 0.1 इक्विवेलेंट, यहां पर भी 0.1 इक्विवेलेंट, यहां पर भी 0.1 इक्विवेलेंट। यानी मैं अगर ये कहूं कि जब मैंने 1 फेराडे पास किया, यानी ये तो क्या हुआ? जब मैंने 1 फेराडे पास्ड, ठीक। अब अपन इसको हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। और अगर मैं 1 फेराडे की जगह 0.1 फेराडे पास करूं, पास हो गया, तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर एल्यूमिनियम का 0.1 इक्विवेलेंट, यहां पर 0.1 इक्विवेलेंट, 1 फेराडे से 1 इक्विवेलेंट, 1 फेराडे से 1 इक्विवेलेंट, तो 0.1 से, तो ये कितना हो जाएगा? 0.9 ग्राम, 3.175 ग्राम, 10.8 ग्राम। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि अगर अपन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इक्वल इलेक्ट्रिसिटी या इक्वल चार्ज पास करेंगे, तो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर डिस्चार्ज होने वाले इक्विवेलेंट सेम होंगे, मास सेम नहीं होगा, क्योंकि मास तो एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से इक्विवेलेंट मास भी डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट होते हैं। तो अब मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंचा वो लिख रहा हूं
तो इसका मतलब लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो इक्विवेलेंट सेम है पर मास इंक्रीज हो रहा है इक्वल चार्ज पास करने पर। जैसे दो एग्जांपल ले लिए, एक ब्लैक फॉन्ट से लिखा हुआ है ये वाला एग्जांपल और दूसरा ये वाला, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में मैंने 1 फेराडे चार्ज पास किया था, सेकंड वाले में 0.1। तो ये जो बोर्ड पे प्रेजेंटेशन है इससे क्लियर हो रहा है कि किसका अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर का। इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो किसका अमाउंट सबसे ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर का। किसका इक्विवेलेंट मास सबसे ज्यादा है, सिल्वर का। तो जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा है, जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा है उसका अमाउंट भी ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9 तो 9 ग्राम, कॉपर का इक्विवेलेंट मास 31.75 तो 31.75 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। सिल्वर का 108 ग्राम, क्योंकि इक्विवेलेंट मास सिल्वर का 108 है। इसका मतलब जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा उसका डिपॉजिट होने वाला अमाउंट ज्यादा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि डिपॉजिटेड अमाउंट एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास व्हेन इक्वल इलेक्ट्रिसिटी और इक्वल चार्ज पास थ्रू इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस वजह से दिस इज द फेराडे सेकंड लॉ, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ आ गया जो इक्विवेलेंट मासेस पर बेस्ड है, जो इक्विवेलेंट मास पर बेस्ड है। तो इस वजह से आप इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखें, पॉज करके और वापस देख लें, समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक अब आपको फेराडे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट समझ में आ गया। फेराडे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है कि जब हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इक्वल चार्ज और इक्वल इलेक्ट्रिसिटी या इक्वल चार्ज पास करते हैं तो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर जो मास डिपॉजिट होता है वो उसके इक्विवेलेंट मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका जितना ज्यादा इक्विवेलेंट मास उसका डिपॉजिट होने वाला अमाउंट भी उतना ज्यादा। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9 था तो 1 फेराडे से 9 ग्राम डिपॉजिट हुआ। सिल्वर का इक्विवेलेंट मास 108 था तो 1 फेराडे से 108 ग्राम डिपॉजिट हुआ। आई थिंक आपका अब ये फेराडे लॉस क्लियर। सेकंड, व्हेन द सेम क्वांटिटी of electricity is passed through different electrolytes, the masses of different ions liberated at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalents यानी equivalent weights। या equivalent weight भी बोल सकते हो, equivalent mass भी बोल सकते हो, chemical equivalents भी बोल सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फेराडे लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच।